थोड़ा सा व्यवस्था नहीं कर पाए, परंतु हम आज बहुत आईएमपी टॉपिक केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि रासायनिक क्रियाएं होती क्या है। All materials in nature normally these changes are of two types and physical and chemical changes। देखिए दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, मेरे हाथ में पहना हुआ ये कड़ा, मैं ये व्हाइट बोर्ड, सब कुछ अगले क्लास में हम आपको 3D एनिमेशन से सब कुछ समझाएंगे, पर आज की क्लास को चला लेंगे, महत्वपूर्ण क्लास है। दुनिया की हर एक वस्तु दो प्रकार की चीजों से बनी हुई होती है और दो प्रकार की चेंजेस या दो प्रकार का परिवर्तन वो दिखा रही होती है। एक होता है फिजिकल चेंज, भौतिकी बदलाव जो होता है, और एक होता है रासायनिक बदलाव जिसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ये दो प्रकार के बदलाव दुनिया के हर तत्व में हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तुम में और मेरे में भी एक बदलाव हुआ। हम कभी बहुत छोटे से थे, आज इतना बड़ा शरीर हो चुका है। हमारी ऊंचाई में भी बदलाव हुआ, हमारे हाइट हेल्थ में भी बदलाव हुआ। यह है फिजिकल चेंज, ये फिजिक्स का अध्ययन का विषय है। रासायनिक चेंज भी होता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक चेंज है। मैं भोजन करता हूं, परंतु भोजन करने के बाद में मेरे शरीर में जो पोषक तत्व जाते हैं, वो पोषक तत्व क्या आलू, दूध या घी के रूप में जाते हैं? नहीं, वह पेट में जाकर के बहुत सारे विटामिन, आयरन, मिनरल्स आदि आदि रूपों में बदलते हैं और फिर नस नाड़ियों के माध्यम से मेरे हर एक हिस्से तक पहुंचाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे द्वारा भोजन ग्रहण करना या फिर डाइजेशन जो हो प्रोसेस है वो केमिकल रिएक्शन का हिस्सा है। मेरी बॉडी का ग्रोथ जो है ये एक फिजिकल रिएक्शन का हिस्सा है। हम दैनिक जीवन में लोहे पे जंग लगना भी देखते हैं, रासायनिक बदलाव है। तो वही जब मैं बात करता हूं कि किसी तबेले में मैं एक पानी को ले लिया और पानी को मैंने गर्म किया, पानी का भाप में बदल जाना, ये एक फिजिकल चेंज है। इसको पहचानेंगे कैसे सर? समझ गया, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक और भौतिकी दो प्रकार के बदलाव प्रकृति में हमें निरंतर देखने को मिलते हैं। वृक्ष, अब कई बार बोलेंगे कि नहीं सर ये बदलाव तो निरंतर नहीं होते। मैं कहूंगा हर सेकंड बदलाव हो रहा है, हर सेकंड आपके एक बदलाव हो रहा है, परंतु विषय यह है हर सेकंड बदलाव हो रहा है, विषय यह है कि वो हम महसूस कर पा रहे हैं या नहीं। हो सकता है वो बदलाव हम ना देख पा रहे, जैसे कि वृक्ष का बढ़ना। हम में से कितने लोग वृक्ष को बढ़ते हुए देख पाते हैं? कई साल लग जाते हैं वृक्ष को बड़े होते, परंतु हम उसे बैठ करके बहुत बारीकी से देखें तब शायद हम कहीं उसके बढ़ने के या ग्रोथ को देख सकते हैं। हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन तो हर एक क्षण हो रहा है। दो प्रकार के परिवर्तन मैंने आप लोगों को बताया। आगे हम देखते हैं व्हेन वाटर इज हीटेड इट कन्वर्ट्स इनटू हीट। ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है। आगे मैं बता दूं आप लोगों को केमिकल चेंज। अभी हम मूल रूप से, क्योंकि रसायन का ही ये चैप्टर है, मैं केमिकल चेंज को ही मेनली आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पर इसको समझेंगे कैसे, मैं भी आप लोगों को वीडियो में समझाऊंगा। पहले इसके 3 रिएक्शन होते हैं। एक स्लो केमिकल चेंज होता है, बहुत धीमे धीमे होगा, एक बहुत फास्ट होगा और एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल केमिकल चेंज, एक फास्ट केमिकल चेंज और एक स्लो केमिकल चेंज। आज की क्लास में सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से 3D डायमेंशन में पूरे स्मार्ट वीडियो के साथ में आप लोगों को ये पूरे चैप्टर को समझाऊंगा। लेकिन क्लास को मिस मत करना, क्योंकि आज की क्लास मिस हुई तो कल की क्लास समझ में नहीं आएगी। और विज्ञान एक विषय ऐसा है कि हम एक भी क्लास मिस नहीं कर सकते। कुछ दिन हम विज्ञान के क्लासेस देंगे, फिर मैथ्स की क्लास में आएंगे। तो फिजिकल केमिकल तो हमने समझ लिया। केमिकल 3 प्रकार का होता है। एक बहुत धीमे गति से होता है, एक बहुत तेजी से होता है और एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होता है। जब मैं बात करूं कि बहुत धीमे धीमे बदलाव अगर मेरे दैनिक जीवन में मुझे देखना हो तो हम लोहे पे जंग लगना को देख सकते हैं। आयरन रस्टिंग, यानी कि आयरन पे जंग लगने की जो क्रिया है वो बहुत धीमे धीमे हो अंजाम दी जाती है। देखेंगे आप लोग, लोहा पहले रखा जाता है, बरसात पानी का मौसम आता है, धीरे धीरे करके उसके रंग में परिवर्तन दिखने लगता है और फिर वो एक समय ऐसा आता है कि आयरन जो है
वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। इसका मतलब यह है कि आयरन या लोहे पे जंग लगने की क्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। एक है तो रासायनिक बदलाव, परंतु लंबे प्रक्रिया का। जब मैं फास्ट रिएक्शन की बात करता हूं तो फास्ट रिएक्शन में मैं बात कर सकता हूं आयनिक रिएक्शन की, वो बहुत हाई स्पीड में होता है। आयनिक रिएक्शन और डिसोसिएशन ऑफ वाटर ये जो है ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। अगर आप लोगों को क्लासेस में कुछ भी और अतिरिक्त आवश्यकता है तो आप लोग लाइव चैट बॉक्स में या फिर बाद में चैट बॉक्स में कमेंट करके बतला सकते हैं कि हम क्लास में क्या बदलाव करें। हम आपके अकॉर्डिंगली क्लास में बदलाव भी करेंगे। फिलहाल केमिकल चेंजेस के 3 प्रकार, स्लो केमिकल रिएक्शन जिसमें आयरन रस्टिंग यानी कि लोहे पे जंग लगना, फास्ट रिएक्शन में आयनिक रिएक्शन जो आयनिक होते हैं, आणविक जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। और नॉर्मल रिएक्शन यानी कि जो ना तेज कह सकते हैं ना धीमे कह सकते हैं, वो रिएक्शन पे आता है डिसोसिएशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स। तो डिसोसिएशन ऑफ ईस्टर्स पार्टिकल्स आएगा, ईस्टर पार्टिकल आएगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब इसको एब्जॉर्ब कैसे करेंगे। देखिए, रासायनिक बदलाव जब ना हो तो हम बोल देंगे कि वो केमिकल चेंज है। अब वो कैसे हम समझेंगे, एक सेकंड बस मैं आप लोग को समझा देता हूं। पानी का आप सभी ने ये तो जानते ही होंगे कि पानी को हम H2O से समझते हैं। कई लोगों को ये बहुत भ्रम होता है कि हाइड्रोजन 2 ही क्यों होता है, ऑक्सीजन 1 ही क्यों होता है। ये सब आप लोग हायर स्टडीज जब करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन क्यों होता है और हाइड्रोजन 2 क्यों होता है और ऑक्सीजन 1 क्यों होता है। हम अभी नहीं समझा रहे, इस पर नहीं जा रहे, परंतु जो H2 हमारा वाटर का सूत्र है, ये वाटर या जल का सूत्र H2, मैं इसको उबाल दूं और इसे भाप में परिवर्तित कर दूं, चाहे जलीय अवस्था में बात करूं लिक्विड स्टेट पे, या फिर मैं इसको गैसियस स्टेट पे बात करूं, दोनों ही स्थिति पे इसका सूत्र H2O ही रहने वाला है। यानी कि इसके सूत्र में किसी भी प्रकार का, इसके केमिकल इक्वेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला। H2O लिक्विड में भी H2O है, लिक्विड सॉलिड अगर बर्फ बना दिया जाए तब भी वो H2O है और गैस बना दिया जाए तब भी वो H2O है। हां, इसके रासायनिक बदलाव कुछ नहीं हो रहा, केमिकल फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं हो रहा, इसके स्टेट में बदलाव हो रहा है, इसकी दशाओं में बदलाव हो रहा है। लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड हो गया, द्रव्य से ठोस हो गया, ठोस से गैस बन गया, इस प्रकार से बदलाव हो रहा है, परंतु इसकी केमिकल रिएक्शन नहीं बदल रहा। जब सिर्फ और सिर्फ हमारे स्थितियों में बदलाव हो, जैसे कि मेरी ऊंचाई बदल गई, फिजिकल चेंज, मेरा रंग तो नहीं बदला, ये फिजिकल चेंज है। हाँ, रंग बदलने की बात करूं तो वो केमिकल चेंज में आ सकता है। तो ये जो H2 हम देख रहे हैं, ये इसका बदलना, ये एक, परंतु जब हम आयरन की बात करते हैं तो हम आयरन में तो ये पाते हैं ना कि वो तो पूरा का पूरा परिवर्तित होता है, उसका रंग भी बदल जाता है, उसमें जंग लग जाते हैं, धीरे जाकर के वो टूटने भी लगता है और उसका पूरा रूप रंग ही बदल जाता है। मैं अब आगे बात करता हूं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन की या फिर रासायनिक क्रिया की दर क्या होगी। कोई भी काम हम करते हैं तो किसी गति से करते हैं, किसी एक स्पीड से करते हैं, तो कुछ तो क्रिया की एक दर होती होगी जिससे रिएक्शन होता है, और जिससे से तो हम ये जान पा रहे हैं ना कि कौन सा रिएक्शन स्लो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है और कौन सा रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है। क्योंकि हमने अभी अभी रासायनिक क्रियाओं को 3 भागों में विभक्त किया। एक तो स्लो रिएक्शन बोला जिसमें मैंने आयरन पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। दूसरा मैंने बोला फास्ट रिएक्शन, जो आयनिक रिएक्शन मैंने बोला, आणविक जो हमारे क्रियाएं होती हैं। और तीसरा मैंने बोला डिसोसिएशन ऑफ ईस्टर, ये मैंने बोला ना तो ये यानी कि ईस्टर का डिसोसिएट हो जाना, टूट जाना, इसके जब हम बात करेंगे तो ये ना तो फास्ट है ना तो स्लो रिएक्शन है। परंतु रेट ऑफ रिएक्शन हम किस प्रकार से जानते हैं, तो सुनिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे जानते हैं। हमें ये मालूम है कि कोई भी दो बंद चीजें रिएक्ट करती हैं। मान लीजिए कोई ए और कोई बी, कोई एक रासायनिक तत्व है, दोनों ने रिएक्शन किया और दोनों ने रिएक्शन करके कोई भी एक नए फॉर्मेशन किया। हो सकता है वो सिर्फ सी बनाए हो सकता है ए और बी कभी रिएक्शन करें, और सुनिए मैं आपको कई एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो जाए। सी और डी भी बना सकते हैं, और हो सकता है ए और बी रिएक्शन करें और C प्लस D प्लस E भी बना दे।
हो यह भी सकता है कि ए और बी ही ना रिएक्शन करें, बल्कि ए ही खाली रिएक्शन करे और कुछ और भी 3-4 कंपाउंड बना दे, या फिर ए बी सी 3 रिएक्शन करें और इसमें वो सिर्फ एक ही कंपाउंड की रचना करें। कुछ भी हो सकता है। हमें यह देखना है कि रिएक्टेंट यानी कि रिएक्शन करने वाला कौन है, कारक कौन है, और उसका परिणाम हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है। यहां पे जो रिएक्शन कर रहा है वो कारक है, कर रहा है, और कारक को हमें पकड़ना है। हमेशा याद रखिएगा, मैं अगर किसी भी पार्टिकल को रखा हूं, मैं अगर एक पानी रखा हूं और उस पानी को किसी दूध में मिला रहा हूं, तो दूध में पानी को जैसे ही मैं मिलाते जाऊंगा, स्वाभाविक सी बात है कि अगर दूध में मैं पानी को गिरा रहा हूं तो मेरे हाथ से पानी कम होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम हाइड्रोजन गैस को ले लेते हैं, मान के चलिए मैंने 2 हाइड्रोजन गैस लिए और एक ऑक्सीजन गैस ली। अभी जब मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, इसी का उदाहरण दे रहा हूं। जब मैंने हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस लिया, 2 हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस लिया और दोनों की क्रिया कराई, तो दोनों की क्रिया कराने की स्थिति पे मुझे यह प्राप्त हुआ कि जो मुझे रिजल्ट मिला वो रिजल्ट मिला H2O का। अभी भी 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, परंतु अब ये लिक्विड स्टेट में है। गैस से लिक्विड बन चुका है। पहले सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, अब संयुक्त रूप से H2 है, यानी कि यहां पे रासायनिक बदलाव अंजाम दिया गया है। रासायनिक बदलाव हुआ है क्योंकि गैस था और हाइड्रोजन सेपरेट चीज थी, ऑक्सीजन सेपरेट चीज थी। अब पूरा रिएक्शन बदल गया। यहां पे सिर्फ H था, सिर्फ O था, और अब पूरा संयुक्त रूप से H2O है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह रासायनिक घटना जब घटी तो हमें यह देखना है कि अगर एक झटके में तो नहीं घट गई होगी। कोई भी काम एक झटके में नहीं हो जाता। कुछ भी जगह हमें एक झटके में भी होते हुए दिखता है ना। जैसे कि मैं अभी यहां पे लाइट जल रही है, किसी इस लाइट के स्विच को ऑफ करो, हमें ऐसा लगता है कि लाइट तुरंत ऑफ हो गई, परंतु याद रखिएगा लाइट तुरंत ऑफ नहीं होती। बहुत छोटा सा समय लगता है बिजली को फिर से वापस कटने में, क्योंकि बिजली तो फ्लो हो रही है। जैसे ही मैंने बटन बंद किया बिजली फ्लो होना बंद हुई, परंतु कुछ बिजली तो निकल चुकी थी ना, वो बिजली तो उस बल्ब तक जाएगी, तब तक की लाइट जलती है और उसके बाद में बंद होती है। तो कुछ सेकंड के अंतराल में वो लाइट बंद होती है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि वो लाइट तुरंत बंद हो गई, क्योंकि हम ये उस जो समय का अंतराल है वो हमारे लिए एकदम क्षणिक होता है, एकदम छोटा सा, हम उसे अनुभव नहीं कर पाते, परंतु वो कुछ समय लेता है। ठीक उसी प्रकार से ये रिएक्शन भी अंजाम देने में कई रिएक्शन बहुत समय लेते हैं, कई रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। अगर मैंने 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का रिएक्शन किया है तो किसी ना किसी गति से हुआ होगा। डेफिनेटली पहले ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हुए होंगे, और जैसे जैसे इनकी मात्रा कम होगी प्रोडक्ट बनने लगेगा, और परिणाम जब हमें मिलेगा तो ये बढ़ने लगेगा। बात तो एकदम सीधी सी है कि अगर ये इससे ये बन रहा है तो इसका घटना जरूरी है, तभी तो ये बनेगा। यानी कि ये बन करके ये आ रहा होगा, ये इसमें तब्दील होते जा रहा है, ये घट रहा है, इसका मतलब ये गायब नहीं हो जा रहा है दुनिया से। घट रहा है का चिन्ह यह दिखा रहा है कि ये इसमें तब्दील होते जा रहा है, इसमें तब्दील होते जा रहा है। और अगर इसकी संख्या बढ़ रही है इसका मतलब ये कम हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर मेरे को रेट निकालना है, दर निकालनी है, यानी कि परिवर्तन की दर निकालनी है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, कारक से परिणाम तक हम किस गति से पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे, कितना समय हम ले रहे हैं, तो यह निकालने के लिए हमें समय को भी ध्यान में रखना होगा, कहीं ना कहीं मुझे टाइम भी लाना होगा। तो जो परिभाषा बनती है इसकी, वो परिभाषा लिख लेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इन यूनिट टाइम इंटरवल। कुछ समय में कितने मात्रा में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, उसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की सीधी सीधी परिभाषा लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, सुनिएगा,
रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि क्रिया की दर, और ये होता है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी। पूरी क्लास को देखेंगे अपॉन में टाइम इंटरवल। एक निश्चित समय में जो ए और बी था, ये ए और बी है, ए और बी हम रिएक्टेंट को मान रहे हैं। यहां पे इसके नजर से देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कितनी कमी आई और वो कितने समय में आई। अगर हम समय और कमी को दोनों को एक साथ डिवाइड के रूप में लिखें तो ये हमें दे देता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि क्रिया की दर अगर हमें निकालनी हो तो ए और बी के मात्रा में कमी और अपॉन में समय अंतराल जब हम करेंगे डिवाइडेड बाय समय अंतराल करेंगे, हमें यह मालूम चल जाता है कि किस रिएक्शन की दर है। क्या ये चीज हम यहां से भी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट से? बिल्कुल। हम इसका परिणाम से भी सेम चीज निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें ऊपर की लाइन को बदल दूं और मैं लिख दूं इसको इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, क्योंकि मैंने यहां पे सिर्फ सी लिया है, तो जो सी है उसके कॉन्सेंट्रेशन में जो बदलाव हो रहा है उससे अगर मैं देखूं समय के सापेक्ष तो समय अंतराल और सी के कॉन्सेंट्रेशन में जो वृद्धि, क्योंकि ये बढ़ रहा है, हमेशा प्रोडक्ट बढ़ेगा। अगर रिएक्शन अंजाम दिया जा रहा है तो हम कुछ बनाने के लिए ही दे रहे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये घटेगा तभी तो ये बनेगा, क्योंकि ये दुनिया में खुद भी चीज का सृजन खुद से नहीं होता। अगर मुझे सब्जी बनानी है तो मैं हरी सब्जी ला करके रखूंगा, और जब मैं उसका सब्जी खाने वाला बना रहा हूं तो डेफिनेटली उस सब्जी को काट करके उसमें डाला जाएगा, तो वो जो हरी सब्जी आई थी वो तो खत्म हो गई, और जो पकी हुई सब्जी है जिसको हम सेवन करेंगे वो हमें मिल जाएगी। तो जो बनाना था वो बढ़ेगा कब? जब जो हमने उसको बनाने के लिए सामग्री लाई है वो खत्म होगी तब बढ़ेगा। तो जो रिएक्टेंट है वो कम होगा तब तो इसका सृजन होगा। तो इसके अगर जो कमी हो रही है उसको भी हम समय के सापेक्ष देख लें तो हमें क्रिया की दर मालूम चल जाती है, या फिर इसकी वृद्धि को हम देख लें तो भी हमें क्रिया की दर मालूम चल जाती है। तो डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी अपॉन टाइम इंटरवल इज आल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन, एंड इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी या फिर इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल इज आल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन। आज की क्लास में बहुत छोटी सी क्लास लिया हूं, परंतु कल की क्लास 3D एनिमेशन के साथ होगी, मजा आएगा कल की क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कल की क्लास के लिए इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच।